हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, टेंथ की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को जो है कि पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको जो है कि स्क्रीन पे दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं इन प्रश्नों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो है कि इसी चैप्टर से ये जो है कि दोनों प्रश्न डायरेक्टली उठाए गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने पीआरटी का जो है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया होगा, जो री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है। ये उसमें का प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। जिसका जो है कि आंसर क्या था, दिल्ली में स्थित है धातु का आश्चर्य लौह स्तंभ। ये प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था। और ये प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 1 में पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी था। अब जो है कि आप इन दोनों प्रश्नों को प्रूफ के साथ यहाँ पर देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, धातु एवं अधातु। यहाँ पर देखिए चैप्टर यही है, और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 60 है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का इसमें जिक्र किया गया है। और जब आप जो है कि फ्रेंड्स इसको जो थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे, तो देखिए लगभग 1600 वर्ष भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग में लोहे को बचाने के लिए, जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। तो साफ साफ जो है कि इसमें क्या पूछा गया था कि जो है कि हमारा जो है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो नॉर्मली जो है कि दिल्ली में। और ये देखिए आपके धातु एवं अधातु वाले जो है कि चैप्टर में बिल्कुल यहाँ पर लौह स्तंभ का चित्र बनाकर भी यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ें हम लोग जो है कि अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आप जो है कि प्रूफ के साथ देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक और मैं प्रश्न दिखाया था, जो कि टीआरई 1 में पूछा था। और देखिए ये इसी चैप्टर का जो है कि अभ्यास में जो कुछ प्रश्न देता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, धातु एवं अधातु, ठीक है, और विज्ञान। और यह देखिए आपका जो है कि इसी चैप्टर के अभ्यास में प्रश्न नंबर 4 जो है कि दिया हुआ। देखिए टीआरई 1 पीआरटी, जो कि फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें लड़कियों का अलग शिफ्ट था, जिसमें लड़के वालों का जो शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। देखिए सेम फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन भी वही है, और जो है कि प्रश्न भी बिल्कुल वही है, और सेम जो है कि डिक्टो एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। तो देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यही जो है कि इसका आंसर था। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन देखिए क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी। देखिए इस चैप्टर से संबंधित आपके दो प्रश्न हमने दिखा दिए, एक टीआरई 1 का और टीआरई 3 का, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है कि इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं, मैं जो है कि एमसीक्यूज को भी शामिल किया हूं। और देखिए ये एमसीक्यूज को भी शामिल किया हूं, और ये एमसीक्यूज कहाँ से बनाए गए हैं उसको भी मैं पेज को भी यहाँ पे शामिल किया हूं, ताकि आपको समझने में जो है कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको न हो, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में हम लोग जो है कि चैप्टर को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्टली बुक को ही हाईलाइट करके हम लोग जो है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो है कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो जो है कि टेलीग्राम चैनल पे जो है कि पीडीएफ को क्लास के बाद शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 में इस बुक से, यानी कि क्लास 10th की एनसीईआरटी जो साइंस है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पर ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इस क्लास 10th की साइंस के बुक से लगभग टीआरई 3 में
40 से ऊपर प्रश्न जो है कि पूछे गए थे, जैसे कि आपने प्रश्नों को देखा था। अब फ्रेंड्स आइए अब हम लोग इस चैप्टर को जो है कि स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो हमने हाईलाइट की है सिर्फ वही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और वही चीज़ों को हमें जो है कि पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। तो धातु में क्या होता है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। तो ये क्या है, धातुएं हैं। ये जो है कि आप जो है कि इन सभी को लिख लीजिएगा, ये सभी धातुएं हैं। इनसे भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन धातुएं हैं, ठीक है। तो इससे प्रश्न बनता है। और देखिए अब आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह जो है कि चमकदार होती है, यानी कि अपने जब धातुएं शुद्ध होती हैं तो वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। और धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये जो है कि प्रश्न पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी हम डाले हैं। और यहाँ से देखिए धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। और जो है कि आपका पहला एमसीक्यूज ही यही है कि धातु कैसी होती है, तो जो है कि धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये जो है कि हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ों को और हाईलाइट करके रखा हूँ। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो वो सोना है। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और यहाँ पर यह जानकर जो है कि आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम जो है कि सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, इतना यह जो है कि तन्य होती है, ठीक है, सोना। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे जो है कि चालक हैं। यहाँ पे ये क्या है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के सुचालक हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे जो है कि ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें अधातु जो है कि पढ़ेंगे। तो अधातु देखिए धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। तो ये भी प्रश्न मैं एमसीक्यूज में डाला हूँ कि जो है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। अब देखिए अधातु कौन कौन सी हैं, तो अधातु देखिए कार्बन है और सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। देखिए ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या तो फिर गैसें होती हैं। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये सारे अधातु हैं और इनके गुणधर्म हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए धातुओं का गलनांक अधिक होता है और गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, जो कि मैं प्रश्न एमसीक्यूज में डाला हूँ। देखिए गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। ये जो है कि गैलियम और सीजियम क्या है, तो धातु हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स हीरा कार्बन का एक अपरूप है और यह कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो पूछा जाता है कि ग्रेफाइट कैसा है, तो ग्रेफाइट फ्रेंड्स विद्युत का जो है कि सुचालक है। और यहाँ से एक और प्रश्न जो है कि बनता है क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको जो है कि चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक बहुत ही कम होते हैं। ये जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा
और जो है कि इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके जो है कि मेन जो हाईलाइट किया गया है उसको जो है कि आप नोट डाउन करके अपना नोट बनाइएगा। देखिए क्लास 10th हो या क्लास 9th हो, साइंस के सभी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न बनते हैं। देखिए 1 to 5 के लिए, या तो 6 to 8 के लिए, या तो 9 to 10th के लिए, या 11 12th के लिए। लेकिन फ्रेंड्स 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो जो है कि ये सोने पे सुहागा है। सभी प्रश्न फ्रेंड्स NCERT से बनाए गए हैं। ये जो है कि हमने प्रूफ के साथ भी दिखा दिया है। देखिए एनोडी करण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। और यहाँ पे देखिए इस परत को मोटा करके इसे संरक्षण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और मैं जो है कि MCQs में भी प्रश्न को बनाया हूँ, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मैग्नीशियम जो है कि यहाँ से देखिए यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा और बना भी है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से मैग्नीशियम, यहाँ से देखिए मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन क्या करना है कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और गर्म जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले में मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाती है, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक ऐसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो यहाँ से भी बिल्कुल लेड, कापर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनता है और बन भी सकता है, यहाँ से इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए सक्रियता श्रेणी, देखिए सक्रियता श्रेणी में जो है कि आपको यहाँ से देखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए ये क्या है, तो इसमें जो है कि आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। इसमें जो है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील में क्या है, तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, ठीक है। और अधिक अभिक्रियाशील में क्या है, तो अधिक अभिक्रियाशील में आपको जो है कि जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, तांबा, मरकरी, यहाँ पे आपको सिल्वर भी दिख रहा होगा। ये क्या है, घटती अभिक्रियाशीलता के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से देखिए सबसे कम जो है कि अभिक्रियाशील में क्या है, तो सबसे जो है कि कम अभिक्रियाशील में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील में जो है कि आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि आप ध्यान देंगे। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे और भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और यहाँ से इसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और डायरेक्टली यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा। जैसे 2-2, नियान का 10-2-8 होता है, यानी कि 2-8 होता है। और आर्गन का जो है कि द्रव्यमान संख्या 18 है और इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2-8 और 8। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ से सिर्फ इसको आप जो है कि नोट डाउन करके याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनता है। ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल, पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे भी हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर दिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो देखिएगा यहाँ से कापर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण
विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, क्या बन सकता है, तो यहाँ पे जो है कि ये जो होती हैं अशुद्ध धातु जो होती हैं इनको एनोड बनाया जाता है, और जो शुद्ध धातुएं पतली और जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनको कैथोड बनाया जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा यहाँ से जो है कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में संक्षारण से प्रश्न बनता है। तो जो है कि संक्षारण को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और यशद लेपन और लोहे की वस्तुओं को जस्ते की परत को चढ़ाकर क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से जो है कि बचाया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था और जो है कि बनेगा भी, ठीक है। और देखिए आगे, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, जो कि यहीं से प्रश्न आपके टीआरई 1 में बना था, ठीक है। और यहाँ से देखिए, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे, लोहा को कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं उपयोग किया जा सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि लोहा शुद्ध अवस्था में अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगंधिता पूर्वक खींच जाता है। जब शुद्ध रहेगा तो जो है कि गर्म करने पर यह खींच जाएगा, तो जो है कि इसका उपयोग हम शुद्ध अवस्था में लोहे को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा कार्बन 0.05% अगर मिला दिया जाए कार्बन को लोहे में, तो जो है कि यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो लोहे को हमेशा जो है कि लोहे में कुछ मिलाकर जो है कि उसका उपयोग किया जाता है। लोहे के साथ निकेल क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग भी नहीं लगता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा कि लोहे को कभी भी जो है कि शुद्ध अवस्था में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में रहता है तो बहुत ही नर्म रहता है, और गर्म जो है कि थोड़ा भी होगा तो वो खींचकर टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समंगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आप जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। तो शुद्ध सोने को हम लोग 24 कैरेट से मापते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और जो है कि हम लोग अपने जीवन में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग ही करते हैं, जो कि हमारे लिए बढ़िया होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ से कुछ और यहीं से देखिए आपका प्रश्न बना था इसी चैप्टर से कि जो है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, धातु कर्म लौह स्तंभ। तो देखिए दिल्ली में स्थित है। बस यहाँ से यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था टीआरई 3 में। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइन बाय लाइन आपके प्रश्न एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, और ये प्रश्न जो है कि हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से ये भी प्रश्न हम आपको दिखा चुके हैं। और देखिएगा ये, और हम लोग इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अभ्यास वाले प्रश्न चूंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन रहे हैं, तो इनको भी हम लोग जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग आंसर जानेंगे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो जिंक की परत चढ़ाकर यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकती है, तो यह तत्व हमारा कैल्शियम है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न बना था जो कि टीआरई 1 में खाद्य पदार्थों, टीआरई 1 में पीआरटी में बना था, जो हम ऊपर आपको प्रश्न दिखाए हैं। देखिए इसी के चैप्टर के लास्ट में ये प्रश्न थे। और देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, तो देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीआरई 1 पीआरटी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अब देखिए, ये चैप्टर जो है कि आपका ख़त्म होता है,
और देखिए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज का आंसर आप वीडियो को पॉज करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा। धातु कैसी होती है, तो हमने बताया था कि धातु जो है कि कठोर होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चैप्टर के फर्स्ट में ही हम बताए थे। और देखिए निम्न में से धातुएं कौन सी हैं, तो देखिए धातुएं कौन कौन धातुएं इसमें कौन सी हैं, तो आयरन भी धातु है, और यहाँ पर कापर भी धातु है, और यहाँ पर एल्युमिनियम भी धातु है। तो उपयुक्त में से सभी ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हम जो है कि आपको दिखाए थे और ऊपर पढ़ाए थे धातुएं। देखिए आयरन, कापर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ धातुएं हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखेंगे आप। और यहाँ से देखिएगा आपका एक और प्रश्न, जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से धात्विक चमक, और यही प्रश्न देखिए बना है यहीं से जो हम लोग अभी पढ़े थे। देखिए शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, और धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। देखिए धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जितने भी चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं, इनको जो है कि अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न सही बन पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, तो शुद्ध रूप में धातु की जो है कि सतह चमकदार होती है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं। शुद्ध रूप में जो है कि धातुएं कैसी होती हैं, तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह देखिए यहाँ पर चमकदार होती है। तो एक लाइन में देखिए दो दो प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं, और जो कि बने भी हैं, ठीक है। और देखिए आगे फ्रेंड्स हम लोग कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। और देखिए धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, तो इसको जो है कि हम लोग फ्रेंड्स आघात वर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ से ये देखिए दोनों प्रश्नों को हम लोग एक साथ देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए हैं। और धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये दोनों प्रश्न आपके कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये दोनों प्रश्न हम लोग देखेंगे कहाँ से पूछे गए हैं। और 1 ग्राम सोने से कितने लंबी तार बनाई जा सकती है, तो 2 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और देखिएगा ये प्रश्न आपके कहाँ से पूछे गए हैं, तो सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है, तो सबसे अधिक तन्यता जो है कि आपके सोना धातु में होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए ये सारे प्रश्न आपके एक ही चैप्टर से, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या था, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को देखिए आघात वर्ध्यता कहते हैं। और यहाँ से देखिएगा धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बना था। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यहाँ से बना था। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यहाँ से आपके चारों प्रश्न बने थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। आपको जो है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कि एक एक चैप्टर को पढ़ते जाइए। टीआरई 4.0 में अभी टाइम है, तब तक जो है कि आप सभी एनसीईआरटी को ख़त्म कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्या प्रश्न हमें कह रहा है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कि ध्वनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रश्न हम दिखाएंगे कहाँ से पूछा है। सबसे पहले आप कुछ और प्रश्नों को देखिए। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से होते हैं, तो जो है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक क्या होते हैं, तो जो है कि सिल्वर एवं जो है कि कापर। तो ए और बी जो है कि दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सिल्वर एवं कापर क्या होते हैं, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी है, तो जो है कि यहाँ पे काउंटिंग नहीं पूछा जा रहा है, बस ये आपको जानना है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है,
कम है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप जो है कि याद रखेंगे। और देखिएगा आगे अधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अधातुओं के उदाहरण देखिए, अधातु कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है और ऑक्सीजन भी एक अधातु है। तो यानी कि उपर्युक्त में से सभी क्या है, आपके राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, तो देखिए ये सारे प्रश्न आपके यहीं से जो है कि फंसे थे। और देखिएगा सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के सुचालक हैं। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बना था, जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए अधातुओं की तुलना में यहाँ पे देखिए धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है, तो कम होती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि अधातुएं कम होती हैं धातुओं की तुलना में, ठीक है। और ये आपके कुछ अधातु के उदाहरण हैं जो प्रश्न बना था। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि क्या हैं, अधातुओं के उदाहरण हैं। और देखिए ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या गैसें होती हैं, ठीक है। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए हीरा ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, तो जो है कि आपके यहाँ से गैल्जियम और सीजियम जो हमने ऊपर पढ़ाया था, गैल्जियम और सीजियम धातु ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक जो है कि बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं, ठीक है। तो चाकू से जो है कि आसानी से कौन कौन सी धातुएं कट जाती हैं, तो लिथियम भी कट जाती है, सोडियम भी कट जाती है और पोटेशियम भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। चाकू से जो है कि आसानी से कट जाती हैं, ठीक है, आसानी से जो है कि कट जाती हैं, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे यहाँ से ग्रेफाइट जो कि विद्युत की सुचालक है वह किस अधातु का अपरूप है। तो जो है कि ये किसका अपरूप है, तो ये जो है कि अपरूप है कार्बन का, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे यहाँ से ये प्रश्न आपके बने थे। और यहाँ से देखिएगा गैल्जियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, एक प्रश्न यहाँ से बना था। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बना था, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, एक प्रश्न यहाँ से बना था, ठीक है। और देखिए क्षारीय धातुएं मुलायम होती हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इनका घनत्व एवं गलनांक कम होता है, यानी कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये क्या होती हैं, ऐसी धातुएं होती हैं जो कि इतनी मुलायम होती हैं कि ये चाकू से भी कट जाती हैं, ठीक है। तो यहीं से आपके सारे प्रश्न एमसीक्यूज में डाले गए थे। और देखिएगा आपके एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। आपने देखा होगा ऊपर पढ़ाए एक बॉक्स बनाया गया था एनसीईआरटी में, और यहाँ से देखिएगा एनोडीकरण, ठीक है। एनोडीकरण देखिएगा, इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। और यहाँ से एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु के एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको एनोडीकरण कहते हैं, ये देखिए एनोडीकरण, ठीक है। तो ये जो बॉक्स में देता है मोस्ट इम्पोर्टेंट देता है, और एग्जाम में यहीं से भी प्रश्न डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे, और देखिए शीतल जल तथा गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इससे दो प्रश्न बन सकता है, कौन कौन सी धातुएं शीतल जल तथा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और कौन कौन सी नहीं करती हैं। तो देखिएगा 18 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि एल्युमिनियम और आयरन और जिंक ये क्या हैं, तो शीतल जल तथा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से, ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं। देखिए एक तीर यहाँ
और एक तीर यहाँ। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और यहाँ से देखिएगा एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक ऐसी धातुएं हैं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस जो है कि प्रदान करती हैं। और यहाँ पे देखिए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप जो है कि यहाँ से बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन सी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और कौन कौन सी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। शीतल जल, गर्म जल, ये आप जो है कि यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये आज की क्लास जो है कि ख़त्म होती है। और फ्रेंड्स देखिए जो है कि व्यूज़ में थोड़ी कमी आ रही है, इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स देखिए आपके लिए अगर हम इतना भी मेहनत करते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और जो है कि हमें फॉलो भी करिए। और देखिए पॉजिटिव कमेंट जब आते हैं तो हमें बहुत देखकर अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही जो है कि बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्त, आज के लिए इतना ही।